हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सिंप्लीफाइड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की क्लास में हम लोग प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। क्या ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। इन दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, उसके बावजूद प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया गया एंड इसकी प्लेस पे नीति आयोग को लाया गया। ऐसा क्यों हुआ? तो आज की क्लास में हम लोग ये रीज़न देखेंगे कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर स्क्रैपिंग प्लानिंग कमीशन एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज वेल एज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं एग्जाम्स के लिए, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग ऐसा नहीं है कि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, हम लोग दोनों को मिक्सअप करके पढ़ने वाले हैं, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे ताकि चीज़ें हमें ज़्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। पहले नीति आयोग कब आया था? तो इट वॉज ऑन 13 अगस्त, ये डेट याद रखने का नहीं है। 13 अगस्त 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है ना, वो 1950 से चले आ रहा था। 1950 में फॉर्म हुआ था। सबसे पहला प्लानिंग कमीशन आपका 1951 में स्टार्ट हुआ, जो कि 5 साल के लिए चलता था। 1951 से 1956 के लिए रहा। तो फॉर्म तो हुआ था 1950 में। तो ये 2014 में 65 ईयर्स ओल्ड हो चुका था। तो 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने एंड अनाउंस किया दैट इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉडी। एंड न्यू बॉडी कौन थी? तो ये नीति आयोग थी। ठीक है, अनाउंसमेंट हो गया आपका 2014 में। बट नीति आयोग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 1 जनवरी, ये वाला डेट आप याद रख सकते हैं, 2015। ओके, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। पहले, द प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नीति आयोग भी मैंशन नहीं है, इस वजह से दे बोथ आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, Planning Commission was an economic advisory body set up by a resolution of Union Cabinet in March 1950. तो यहाँ पे मैं आपको डेट भी बता देती हूँ। प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 मार्च, इसको भी याद रखिएगा, 1950। ओके, 1950 में ये फॉर्म हुआ था एंड जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था वो था 1951 से 1956। अब ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं। ये पॉइंट देखिएगा जहाँ पर लिखा है कि प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जो हमारा नीति आयोग है, जस्ट लाइक प्लानिंग कमीशन, इट वॉज क्रिएटेड बाई एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको एक रिजोल्यूशन के थ्रू बना दिया गया था। तो उसी तरीके से नीति आयोग को भी इट वॉज ऑल्सो क्रिएटेड बाई एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे यूनियन कैबिनेट ने एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू प्लानिंग कमीशन बना दिया था। उसी तरीके से मोदी जी के टाइम पे भी जो यूनियन कैबिनेट ने है, उन्होंने बस एक रिजोल्यूशन के थ्रू प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया एंड इसके प्लेस पे नीति आयोग को ले आए। ठीक है, इस वजह से जो हमारा नीति आयोग है, इट इज़ नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए ये नॉन स्टैट्यूटरी है। एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए बिकॉज इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लानिंग कमीशन के लिए भी यही लागू होता है। तो नीति आयोग है क्या? तो नीति आयोग इज़ अ थिंक टैंक बॉडी। थिंक टैंक बॉडी, थिंक टैंक मतलब क्या हुआ? थिंक करती है और एडवाइस करती है। नीति आयोग में जो भी मेंबर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम्स को या किसी पॉलिसी को लेके थिंक करते हैं एंड अप्रोप्रिएट एडवाइस जो है वो सामने रखते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में जान लीजिए कि जो थिंक टैंक बॉडी है, मीन्स उसका काम क्या है? थिंक एंड एडवाइस। ओके, सो ये थिंक करती है, फिर एडवाइस करती है टू प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट एडवाइसेस। ठीक है, ये जो बॉडी है बेसिकली इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट एडवाइसेस प्रोवाइड करती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग। तो हमारे देश के लिए, हमारे देश के ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसीज़ आते हैं उस पर एडवाइस करती है नीति आयोग। ओके, तो ये चीज़ आप समझ लिए। अब हम लोग प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे
दोनों के फंक्शंस हम लोग देखेंगे। देखो दोनों का पर्पस तो एक ही था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, बट दोनों का जो तरीका था ना वो अलग था। एंड प्लानिंग कमीशन को जो तरीका था, इसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है ना वो स्लो पेस पे हो रहा था, तो इस वजह से प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके नीति आयोग को बनाया गया। नीति आयोग के आने के बाद जो ग्रोथ रेट है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज किया। तो हम लोग देख लेते हैं दोनों का काम करने का तरीका कैसे था। उसके बाद हम लोग कॉम्पोजिशन पे डिस्कस करेंगे। कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन वहाँ से निकल के आते हैं। ओके, एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो नीति आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2015 में, 1 जनवरी 2015, बट इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2017। 2 साल के बाद क्यों काम करना स्टार्ट किया? क्योंकि जो हमारा प्लानिंग कमीशन चले आ रहा था 1951 से, उसका जो लास्ट टाइम पीरियड था, जो पंचवर्षीय योजना बोलते हैं ना लास्ट वाला, वो 2012 से लेके 2017 का था। तो 2017 में वो पंचवर्षीय योजना ख़त्म हुआ, फिर 2017 में नीति आयोग को स्टार्ट किया वर्क करना। कॉन्स्टिट्यूट तो पहले हो चुका था, बट इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2017। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में पहले। तो यहाँ पे देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट एंड नरेंद्र मोदी इज़ द लास्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो जो हमारा 12th, जो सबसे लास्ट वाला है 12th प्लानिंग कमीशन है, उसके जो चेयरमैन थे वो नरेंद्र मोदी जी थे। एंड जो पहला वाला था फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, उसके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नरेंद्र मोदी को लेके, हु वाज द लास्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे पहले फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिएगा, तो प्लानिंग कमीशन का क्या फंक्शन था ना, 2 फंक्शन था। पहला फंक्शन था इसका पंचवर्षीय योजना, जो 5 ईयर प्लान बोलते हैं, और दूसरा फंक्शन था इसका अलोकेशन ऑफ फंड टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फंड्स प्रोवाइड करता था स्टेट गवर्नमेंट को। एक्चुअली होता क्या था ना, इसका जो काम करने का तरीका है वो तरीका कहलाता था टॉप बॉटम अप्रोच। टॉप बॉटम अप्रोच, इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने वाली हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो टॉप बॉटम अप्रोच पे वर्क करता था। तो इसमें क्या होता था ना कि देखो, सेंटर है, तो सेंटर लेवल पे प्लान बनाए जाते थे। दिस इज सेंटर, सपोज यहाँ पे प्लान बनाए जाते थे, एंड जो भी प्लान बनता था वो स्टेट के पास चला जाता था इम्प्लीमेंट होने को। तो कोई भी स्टेट है, अब हर स्टेट की तो प्रॉब्लम अलग अलग है ना, बट जो भी प्लान सेंटर पे बन रहा है वो स्टेट को दे दिया जाता था इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड सारे स्टेट को वो इम्प्लीमेंट करना होता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 वे ट्रैफिक है। सेंटर प्लान बना रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा स्टेट, 1 वे कम्युनिकेशन है, तो ज़्यादा इफेक्टिव तो है नहीं। सारा कमांड एंड कंट्रोल किसको दे दिया गया है, सेंटर के पास है सारा कमांड एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, ठीक है। तो जो प्लानिंग कमीशन थी वो पॉलिसी इम्पोज करती थी ऑन स्टेट, एंड इसके लिए जो भी फंड्स चाहिए होता था, प्लानिंग कमीशन के पास पावर था टू एलोकेट फंड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ से जो स्टेट है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को देखती थी कि क्या इम्प्लीमेंट करवाना है, और जो भी पॉलिसीज़ आई है सेंटर की तरफ से उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करवाती थी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 वे कम्युनिकेशन है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है। ग्रोथ हो रहा है बट एट अ स्लो पेस। अब अगर मैं बात करूँ नीति आयोग की, नीति आयोग कैसे फंक्शन करता है, नीति आयोग जिस कंसेप्ट पे वर्क करता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉटम टॉप अप्रोच, जस्ट अपोजिट। तो ये देखिएगा, बॉटम टॉप अप्रोच। तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे देखो, जैसे कोई भी स्टेट है तो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक होते हैं। तो सपोज ये ब्लॉक है, 3 ब्लॉक हम लोग ले लेते हैं। अब तीनों ब्लॉक की नीड्स अलग अलग है, प्रॉब्लम्स अलग अलग है। सपोज फर्स्ट ब्लॉक में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। सेकंड ब्लॉक ऐसा है जहाँ पे अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं है, उनको स्कूल कॉलेजेस की ज़रूरत है। थर्ड ब्लॉक ऐसा है जहाँ पे पानी की सुविधा उतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे वाटर एंड सैनिटेशन का नीड ज़्यादा है। तो अब ये तीनों का प्रॉब्लम अलग अलग है, तो ये लोग अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अपने डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करेंगे। इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्टेट में रिपोर्ट करेगा, और ये जो स्टेट है ये सेंटर को बताएगा, ठीक है, कि इनको क्या नीड है। अब यहाँ पे जो सेंटर पे लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जो हैं डिस्कस करेंगे वेरियस प्रॉब्लम्स एंड अप्रोच क्या हो सकता है उस प्रॉब्लम सॉल्विंग का।
एंड इसमें जो स्टेट है वो भी, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव है। जो हमारा नीति आयोग है ना, यहाँ पे स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं सेंटर के साथ डिस्कशन करने के लिए। तो यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन है। देखो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड लेवल से प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर तक जा रही है, ऊपर के लोगों को बताया जा रहा है टॉप मैनेजमेंट को कि क्या प्रॉब्लम है, टॉप मैनेजमेंट इस पर सोच रही है, इंक्लूडिंग स्टेट को भी अपने साथ रखा है इन जो भी इनका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन हो गया, और जहाँ 2 वे कम्युनिकेशन होगा वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा कोई भी चीज़, एकदम रूट लेवल तक जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो रही थी। तो इस वजह से क्या है कि जो नीति आयोग है यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हुआ, जो भी पॉलिसीज़ आ रहे थे अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए, एंड यहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, तो ये आपका जो कंसेप्ट हुआ मैंने आपको बता दिया, प्लानिंग कमीशन का क्या कंसेप्ट पे वर्क करता था और नीति आयोग किस कंसेप्ट पे वर्क करता है। तो देखो, यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही थी फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो आप एक समझ गए कि इनका पहला फंक्शन था पंचवर्षीय योजना और दूसरा था एलोकेशन ऑफ फंड टू स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारा नीति आयोग है, ठीक है, ये जस्ट एडवाइजरी बॉडी है, इसके पास पावर है ही नहीं कि ये फंड एलोकेट करे, ये सिर्फ एडवाइस करती है। लाइक जो स्टेट है ना, स्टेट ने अपने प्रॉब्लम बताया सेंटर को, सेंटर ने सोचा, सेंटर विथ हेल्प ऑफ स्टेट, ये लोग दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे डिसीजन सेंटर ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। सेंटर विथ हेल्प ऑफ स्टेट ये लोग इकट्ठे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करते हैं, एंड किसी पॉलिसी, मान लो कोई रिजल्ट सोचे ये लोग, ठीक है, एंड रिजल्ट को सोच के कोई पॉलिसी जैसे ये लेके आते हैं, कोई मॉडल लेके आते हैं, फिर ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टेट को पावर दिया गया है कि जो भी चीज़ें नीति आयोग बता रहा है, एडवाइस कर रहा है, कि आपको वो एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो ये एडवाइजरी बॉडी है सिंपली, ठीक है, जस्ट ये एडवाइजरी बॉडी है, इसके पास पावर भी नहीं है कि ये फंड को एलोकेट करें। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था। अगर हम लोग एक बार फिर से डिफरेंस की बात कर ले तो चलो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, फिर से रिवाइज हो जाएगा। जो हमारा प्लानिंग कमीशन है ना, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, नीति आयोग में हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन है टॉप बॉटम अप्रोच पे काम करता है, नीति आयोग हमारा बॉटम टॉप अप्रोच पे काम करता है। प्लानिंग कमीशन के पास पावर है कि वो पॉलिसीज़ को इम्पोज कर सके ऑन स्टेट, नीति आयोग के पास पावर नहीं है कि वो पॉलिसी इम्पोज कर सके, वो बस एडवाइस कर सकती है। एंड जो लास्ट वन मैंने आपको बताया कि जो प्लानिंग कमीशन है उसके पास पावर है कि वो फंड को एलोकेट कर सकती है, बट नीति आयोग के पास ये पावर नहीं था। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ, एंड मेन रीज़न तो आपको समझ में आ गया ना कि प्लानिंग कमीशन में ग्रोथ हमारा स्लो क्यों हो रहा था। ठीक है, एंड नीति आयोग में हमें ये चीज़ देखने को मिला कि ग्रोथ रेट फास्ट हुआ। तो ये बेसिक डिफरेंस था। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। प्लानिंग कमीशन ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ आपके बुक में छोटा सा ही दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या गिवन है। द प्लानिंग कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, 4 मिनिस्टर्स एज पार्ट टाइम एंड 7 फुल टाइम मेंबर्स। ठीक है, तो इनके कॉम्पोजिशन से अब तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बॉडी तो स्क्रैप हो चुका है, तो आपको कॉम्पोजिशन यहाँ पे याद रखने का ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, जैसे कि अब नीति आयोग में भी है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ प्लानिंग कमीशन में मैंने जो आपको बताया पंचवर्षीय योजना, यहाँ से तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार फिर से ही बता देती हूँ, जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था वो 1951 से 1956 चला। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन अराइज होगा ना, ये किस मॉडल पे बेस्ड है। तो एक मॉडल था जिसका नाम था हरोड डॉमर मॉडल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HARROD, हरोड डॉमर DOMAR। ठीक है, हरोड डॉमर मॉडल पे ये बेस्ड है, एंड इस टाइम पे किस चीज़ पे फोकस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, तो यहाँ पे फोकस किया गया था ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था, एंड एम रखा गया था कि टू अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इस चीज़ पे फोकस किया गया था। उसी तरीके से जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था दैट वाज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1956 से लेके 1961, एंड इट वाज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल। स्पेलिंग मैं बता देती हूँ, MAHALNOBIS
NOBIS। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जाता है किस मॉडल पे बेस्ड है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इस टाइम किस चीज़ पे फोकस किया गया था, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। एंड इस टाइम पे पता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को भी खोला गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे आपका स्टील प्लांट है ना, दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला वाला, तीनों इसी टाइम पे खोला था। तो इस तरीके से थर्ड 5 ईयर प्लान आए, फोर्थ 5 6 ऐसे कर करके टोटल जो है वो 12th है। और जो 12th वाला 5 ईयर प्लान है उसका टाइम पीरियड 2012 से 2017 चला। तो ये 2017 में जब ओवर हुआ तब हमारा नीति आयोग स्टार्ट किया वर्किंग। ओके, प्लानिंग कमीशन का एम क्या था, टू ब्रिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो बस प्लानिंग कमीशन के लिए इतना ही याद रखिए। और ये जो मैंने पंचवर्षीय योजना बताई इसको डिटेल में हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। ये जितने भी 12 योजना है पंचवर्षीय योजना, तो कौन से मॉडल पे फोकस्ड है एंड इनके किस चीज़ पे इन्होंने फोकस किया था, वो सारी चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक्स में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस हम लोग प्लानिंग कमीशन को इतना ही देखते हैं। नीति आयोग पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे अब हम लोग कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, कॉम्पोजिशन के पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। जो ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म का यूज़ होता है। उस टर्म का वो टर्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस टर्म को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है हमारे नीति आयोग का वो है टू ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड इनेबल गुड गवर्नेंस इन इंडिया टू बिल्ड स्ट्रांग नेशन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं ये होता क्या। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है फेडरलिज्म का जहाँ पे सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट ये लोग तीनों इंटरेक्ट करते हैं एंड कलेक्टिवली सॉल्व करते हैं किसी कॉमन प्रॉब्लम को। तो हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन स्टेट एंड यूनियन जहाँ पे कोई भी सुपीरियर एक दूसरे से सुपीरियर नहीं होता, दे आर ऑन द सेम लाइन। ठीक है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे सेंटर एंड स्टेट आर ऑन द सेम लाइन, नो वन इज सुपीरियर देन अदर। तो ये हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो इसी कंसेप्ट को इनकलकेट किया गया है नीति आयोग में, तभी तो हम लोग देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर ही सारी पॉलिसीज़ बना के स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए दे रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि स्टेट का भी पार्टिसिपेशन था। ठीक है, अब कैसे पार्टिसिपेशन था, तो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी मेंबर होते हैं वहाँ पे। जो गवर्निंग काउंसिल होता है ना नीति आयोग का, वहाँ पे वो मेंबर होते हैं एंड वो लोग अपने प्रॉब्लम को रिपोर्ट करते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है नीति आयोग में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे देखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड आर मेंबर ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। तो यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल की बात हो रही है, पहले मैं इसको बता देती हूँ फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो जो गवर्निंग काउंसिल है ना, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं सबके चीफ मिनिस्टर। ओके, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर है, सॉरी मतलब जहाँ पे लेजिस्लेचर है। ओके, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग लेजिस्लेचर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ से रिप्रेजेंटेशन है गवर्निंग काउंसिल में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कॉम्पोजिशन। द आयोग विल हैव 5 फुल टाइम मेंबर, 2 परमानेंट मेंबर, 4 यूनियन मिनिस्टर एज एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड 3 यूनियन मिनिस्टर एज स्पेशल इनवाइटीज़। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नीति आयोग है उसके चेयरमैन होते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो अभी कौन हमारे चेयरपर्सन हुए नीति आयोग के, श्री नरेंद्र मोदी जी हुए। ठीक है, उसके अलावे यहाँ पे आप याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन या वाइस चेयरपर्सन, तो ही इज़ अपॉइंटेड बाई पीएम, प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करेंगे। आज के डेट में वाइस
चेयरपर्सन कौन है हमारे नीति आयोग के? तो वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ से तो फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन भी पूछ लिया जाता है नीति आयोग का, तो वो अरविंद पंगड़िया थे। उनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है। अरविंद पंगड़िया वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग सीईओ की बात कर लेते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग कौन है? तो ये भी अपॉइंट किए जाते हैं बाई प्राइम मिनिस्टर, एंड एट प्रेजेंट कौन है? तो अमिताभ कांत। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अमिताभ कांत। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड सीईओ के बारे में डिस्कस कर लिया, गवर्निंग काउंसिल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग को यहाँ पे मेंबर्स के बारे में देखना है, जो यहाँ पे गिवन है। मेंबर्स में देखिएगा कि फुल टाइम मेंबर जो है वो 5 है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे भी। पार्ट टाइम मेंबर्स 2 हैं, जो कि किसी लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन 4 होते हैं। मैक्सिमम 4 मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। एंड 3 यूनियन मिनिस्टर एज स्पेशल इन्वाइटीज़। तो स्पेशल इन्वाइटीज़ भी होते हैं जो इमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं विथ रेलिवेंट डोमेन नॉलेज, उनको भी नॉमिनेट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। तो ये जो भी दिया हुआ है ना डाटा, इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे अरविंद पंगड़िया के बारे में मैंने बताया कि ही वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड प्लानिंग बॉडी नीति आयोग वॉज चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर बाई नरेंद्र मोदी ऑन 8 फरवरी 2015। तो पहला मीटिंग 2015 में 8 फरवरी को हुआ था। तो ये चीज़ तो आपको याद नहीं रखना है, अभी के लिए बस आपको इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आते हैं अटल इनोवेशन मिशन। ये नीति आयोग के तहत ही लॉन्च किया गया था, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अटल इनोवेशन मिशन, इसका पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस था सिंपली जो हमारा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है उसको प्रमोट करना, टू क्रिएट एंड प्रमोट द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसके तहत कुछ प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया था। अटल टिंकरिंग लैब्स, जो आपने सुना भी होगा, या अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, जगह जगह पे ये सब लॉन्च किए गए थे। जो टिंकरिंग लैब्स है वो बेसिकली स्कूल्स में लॉन्च किया गया था फॉर क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अक्रॉस द स्कूल्स इन इंडिया। और जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये अटल इनोवेशन मिशन का ही पार्ट था। तो ये हमें पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स एग्जाम में पूछा जाता है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारा अटल इनोवेशन मिशन था, इसका ही कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग काफ़ी सुधर गई। 2015 की बात है, हमारी रैंकिंग थी 81, ओके, एंड 2020 जस्ट 5 साल में हमारी रैंकिंग हो गई 48। तो ये रैंकिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देख लेते हम लोग। एम्स इनिशिएटिव have played an important contributory role in advancement of India from position of 81 in the Global Innovation Index in 2015 to a position of 48 in 2020। तो देख रहे हैं हमारी रैंक कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो ये कहीं ना कहीं अटल इनोवेशन मिशन का ही कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसलिए हमें ये पढ़ना है। इसके अलावा नीति आयोग कुछ रिपोर्ट्स को भी लॉन्च करती है टाइम टू टाइम, जैसे कि अभी इन्होंने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया है। तो इसमें हम लोग को स्टेट्स की रैंकिंग देखनी है, तो वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये भी देख लीजिए। इट हैज़ अडॉप्टेड अ होलिस्टिक अप्रोच इनकम्पैसिंग स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, MSME, NGOs, मिनिस्ट्रीज एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो यही बात है ना कि जो हमारा अटल इनोवेशन मिशन है वो सबको साथ में लेके जा रहा है। जो हमारा प्लानिंग कमीशन था ना, वो फोकस करता था हैवी इंडस्ट्रीज़ पे, जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं ना उस पर फोकस करता था। बट जो हमारा नीति आयोग है ये MSME पे भी फोकस करता है। MSME क्या हो गया? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, NGOs एंड ये सब पे भी फोकस करता है, ठीक है। तो ये सही चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा।
तो मैं जो बात कर रही थी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की, इसको हम लोग देख लेते हैं। नीति आयोग रिलीज्ड इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2.0। 2.0 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक पहले भी इसका इंडेक्स आ रखा था। ये वाला इंडेक्स 2021 में रिलीज़ हुआ है, अभी जनवरी में 2020 के लिए है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा स्टेट फर्स्ट आया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेट है जो रैंक आया फर्स्ट, वो कर्नाटका का आया है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में जो हमारा स्टेट फर्स्ट किया है दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। एंड यूनियन टेरिटरी में अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में दिल्ली ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है उसमें किस स्टेट ने टॉप किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटका ने। सेकंड टॉप पर है महाराष्ट्र एंड थर्ड इज तमिलनाडु। तो आपको ये याद रखना है। अब ये जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, इनोवेशन रिपोर्ट कार्ड, ये क्या शो करता है? तो ये यही शो करता है कि जो हमारे गवर्नमेंट है ना, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई है वो कितना कमिटमेंट शो की है टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री, क्योंकि उनकी जो भी पॉलिसीज़ आई है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, फिर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ना। तो इस वजह से जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, मीन्स हम लोग को पता चलता है कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट कितना, गवर्नमेंट अपने तरफ से कितना एफर्ट पुट कर रही है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। इनोवेशन रिपोर्ट कार्ड है ये, नीति आयोग रिलीज़ करता है इसको, तो आप ये देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आज मैंने पढ़ाया है, उसी टॉपिक से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एंड ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है नीति आयोग के बारे में, तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो ऐसे ही लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो गवर्निंग काउंसिल के बारे में भी बताया है, तो यहाँ पे भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। 4 ऑप्शंस है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है। अगेन 4 ऑप्शंस है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।